नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 19 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं रोज कहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव देना हो तो आप देने के लिए स्वतंत्र है। व्हाट्सअप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है। आप लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और डायरेक्ट संस्थान से आप जुड़ जाएंगे। ये संस्थान का नंबर है, कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समय ना किल नहीं करते हैं और तुरंत हम स्टार्ट करते हैं आज के, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है डीएनए देने में आप लोगों को। पहला टॉपिक है 4 धाम 12 मासी सड़क परियोजना। देखते हैं इसको। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड में 4 धाम सड़क परियोजना की समीक्षा की है। ठीक है, तो मंत्री जी का नाम तो जरूर याद रखिए आप लोग। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग एमएसएमई मंत्री भी इस समय यही हैं, श्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड में 4 धाम सड़क परियोजना की समीक्षा की है। अब हम बात करते हैं कि 4 धाम 12 मासी सड़क परियोजना क्या है। प्रधानमंत्री जी द्वारा 4 धाम सड़क परियोजना का उद्घाटन दिसंबर 2016 में किया गया था। केंद्र की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत चीन सीमा और 4 धामों तक पहुंचने वाली सड़कों को उच्च स्तर का बनाया जाना है। ठीक है, तो ये देखिए प्रोपोज्ड 4 धाम हाईवे जो है, जिसमें आपका देखिए ऋषिकेश से स्टार्ट होके ये आपका यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये पूरा फिगर के माध्यम से बताने का पूरा कोशिश किया गया है। इसको देखिए आप लोग। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क परियोजना की लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। यह मार्ग ऋषिकेश से शुरू होकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री से होते हुए यमुनोत्री तक जाएगी। इस परियोजना को मार्च 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन इसे अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। अब हम बात करते हैं कि 4 धाम सड़क परियोजना के क्या लाभ हैं। इस परियोजना को मूर्त रूप लेने के बाद 4 धाम की यात्रा न सिर्फ आसान होगी बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। आपको पता है कि उत्तराखंड का रेवेन्यू भी जो जनरेट होता है वो पर्यटन से होता है, और जो भी पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ के विकास, जो डेवलपमेंट है, उसकी संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इस 12 मासी सड़क का निर्माण 4 धाम की परियोजनाओं के तहत किया जा रहा है, जो कि चारों धामों को एक साथ जोड़ने का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा बहुत सर्किट को भी जोड़ा जा रहा है। इसके बारे में कभी वीडियो में बना दूंगा आपको। इसके निर्माण के साथ ही राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकेगा। चीन सीमा से नज़दीकी के कारण इस महामार्ग परियोजना का रणनीतिक महत्व भी है। ठीक है, क्योंकि बगल में चाइना भी जो देख रहे हैं आप, बॉर्डर लगता है। अब हम बात करते हैं 4 धाम सड़क परियोजना क्या है। 4 धाम महामार्ग या ऑल वेदर एक्सप्रेसवे उत्तराखंड राज्य में एक प्रस्तावित एक हाईवे परियोजना है, जिसके अंतर्गत राज्य में स्थित 4 धाम तीर्थस्थलों को एक्सप्रेस राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिसंबर 2016 में इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। यात्रा मार्ग ऋषिकेश से आरंभ होंगे और चारों धामों तक जाएंगे। तो स्टार्टिंग बिंदु जो होगी ऋषिकेश, ऋषिकेश से यमुनोत्री, ऋषिकेश से गंगोत्री, ऋषिकेश से केदारनाथ और ऋषिकेश से बद्रीनाथ। ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा डिटेल 4 धाम सड़क परियोजना, 12 मासी सड़क परियोजना, जो प्रपोज 4 धाम हाईवे हैं, धाम मेजर जंक्शंस हैं, डीटी स्टॉपर्स हैं। इसको देख लीजिएगा आप लोग। जो फिगर में लिखा है वही इसको कन्वर्ट करके आपको शब्दों में दे दिया गया है। चलिए दूसरा हम स्टार्ट करते हैं। पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप देखते हैं क्या है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, मंत्री जी का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा, स्ट्रीट वेंडरों के लिए माइक्रो क्रेडिट सुविधा उनके घर तक पहुंचाने के लिए पीएम स्वनिधि का मोबाइल ऐप जारी किया गया है। अब हम बात करते हैं पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप क्या है। प्रधानमंत्री स्वनिधि मोबाइल ऐप डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। इस ऐप का उपयोग स्ट्रीट वेंडरों के ऋण आवेदनों की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग के लिए ऋण प्रदाता संस्थानों और उनके फील्ड कार्यकर्ताओं को अनुकूल डिजिटल इंटरफेस प्रदान करना है। ये देखिए फिगर के माध्यम से बताया गया है। स्ट्रीमिंग फॉर आत्मनिर्भर भारत, लॉन्च ऑफ ए स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, जो सड़क पे हमारे भाई लोग बेचते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, यह ऐप ऋण प्रदाता संस्थानों के फील्ड कार्यकर्ताओं एजेंटों को योजना का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाएगा। मोबाइल ऐप जारी करने से स्ट्रीट वेंडरों तक कागज रहित, अर्थात कागज का प्रयोग नहीं होगा, माइक्रो क्रेडिट सुविधाओं की डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देने के अलावा इस योजना की कार्यान्वयन रणनीति को भी गति मिलेगी। इस ऐप में
पीएम स्वनिधि के वेब पोर्टल के जैसी भी सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिसे आसान पोर्टेबिलिटी की सुविधा के साथ जोड़ा जा सकेगा। ठीक है, जोड़ा गया है, आसान पोर्टेबिलिटी की सुविधा के साथ जोड़ा गया है। अब हम बात करते हैं क्या है पीएम स्वनिधि योजना। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना को 1 जून 2020 को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को अपनी आजीविका शुरू करने के लिए सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण मुहैया कराना है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं, जिसे 1 वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में चुकाना होगा। ठीक है, यानी कि लिमिट जो है वो 10,000 रुपये तक का है और जिसे 1 वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में चुकाना होगा। इस योजना के तहत देश भर में करीब 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को फायदा मिलने की उम्मीद है। यह योजना 24 मार्च 2020 और उससे पहले शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग कर रहे सभी रेहड़ी पटरी वालों के लिए उपलब्ध होगी। ठीक है, तो यह योजना जो होगी वो कब से होगी? 24 मार्च 2020 और उससे पहले शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग कर रहे सभी रेहड़ी पटरी वालों के लिए उपलब्ध होगी। टोटल कितने हैं ये भी देख लीजिए आप लोग। 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को फायदा मिलने की उम्मीद है। 10,000 का लिमिट है, जिसे 1 वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में चुकाना होगा। मोटा मोटा जो है वो आपको बता दिया गया है। चलिए तीसरा टॉपिक देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत में मातृ मृत्यु दर में कमी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने मातृ मृत्यु दर के मामले में भारत द्वारा प्राप्त सफलता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की मातृ मृत्यु दर में 1 वर्ष में 9 अंकों की गिरावट देखी गई है, जिसमें 2015 से 17 में 122 की तुलना में 2016 से 18 में यह 113 हो गई है। तो यानी कि देखिए यहाँ पे 113 122 है, यानी कि 9 अंकों की गिरावट देखी गई है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मातृ मृत्यु दर जिसे MMR कहते हैं के मामले में भारत 2011 से 13 से निरंतर गिरावट दर्ज कर रहा है। इस प्रगति के फलस्वरूप भारत सतत विकास लक्ष्यों तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में जल्द ही सफल होगा। और देखिए फिगर के माध्यम से यहाँ पे डेटा दे दिया गया है कि मातृ मृत्यु दर जो था 2011 से 13 के बीच में 167 था, 2014 से 16 के बीच में 130 था, 2015 से 17 के बीच में 122 था और 2016 से 18 के बीच में 113 था। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहाँ पे ये भी पूरा बता दिया गया आप लोगों को कि 2030 तक सतत विकास लक्ष्य के तहत निर्धारित जो लक्ष्य था 70 प्रति लाख जीवित बच्चों के जन्म को प्राप्त करने वाले राज्य जो हैं वो 5 राज्य हैं, जिसमें केरल 43 है, महाराष्ट्र 46 है, तमिलनाडु 60 है, तेलंगाना 63 है और आंध्र प्रदेश 65 है। कभी काल UPSC में या स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2020 के जो लक्ष्य थे, जिसमें था कि 100 प्रति लाख जीवित बच्चों के जन्म को प्राप्त करने वाले राज्य 11 राज्य हैं, जिसमें केरल है 43, केरल सब में हाईएस्ट ही रहता है हर काम में, महाराष्ट्र 46, तमिलनाडु 60, तेलंगाना 63, आंध्र प्रदेश 65, झारखंड 71, गुजरात 75, हरियाणा 91, कर्नाटक 92, पश्चिम बंगाल 98 और उत्तराखंड 99 है। यानी टोटल कितने राज्य हैं? 11 राज्य है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2020 के लक्ष्य जो है। तीसरा है मातृ मृत्यु दर जो 100 से 150 वाले राज्य हैं वो 3 राज्य हैं मात्र, पंजाब है 129, बिहार है 149 और उड़ीसा है 150। चौथा है मातृ मृत्यु दर 150 से अधिक वाले राज्य जो है वो 5 राज्य हैं, खास करके छत्तीसगढ़ 159, राजस्थान 164, मध्य प्रदेश 173, उत्तर प्रदेश 197 और असम 215 यानी 215 है। ठीक है, तो इस डेटा को आप लोग एक बार देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस में खास करके जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सबसे ज़्यादा आजकल डेटाबेस ऐसे ही आ रहे हैं। और ये डेटा बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पहले वैसे ही रैंडमली किसी का भी पूछ देता था, लेकिन अब 3-4 डेटा दे देता है, उसको मिलाने के लिए देता है। तो इसको आप पूरा डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ नोट करके बता दिया गया कि इस वर्ष राजस्थान में मातृ मृत्यु दर में 22 अंकों की अधिकतम गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 19 अंकों की, उड़ीसा में 18 अंकों की, बिहार में 16 अंकों की और मध्य प्रदेश में 15 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। अब हम बात करते हैं, इतना कहानी हो गया ये, अब बात करते हैं मातृ मृत्यु दर आखिर है क्या, MMR आखिर है क्या। प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु मातृ मृत्यु दर कहलाती है। अब हम बात करते हैं मातृ मृत्यु दर में कमी के क्या कारण हैं। पहला है कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के साथ साथ सेवाओं की गुणवत्ता और उनकी पहुंच पर ध्यान केंद्रित करने के सरकार के गहन प्रयास है। दूसरा NHM के
अंतर्गत जननी सुरक्षा कार्यक्रम और जननी सुरक्षा जैसी योजनाओं और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसी लक्ष्य जैसी नई पहलों की सफलता है। तीसरा है, सरकार ने प्रसव के उपरांत तथा प्रसव की पूर्व देखभाल के लिए मिडवाइफ की व्यवस्था करने के साथ ही सुमन कार्यक्रम को लागू करने की भी योजना बनाई है, ताकि प्रसूताओं और नवजात शिशुओं के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की व्यापक पहुंच हो सके। इससे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये जो मातृ मृत्यु दर है, इसका पूरा डिटेल आप लोग को बता दिया गया, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। कमी के क्या कारण हैं, ये सारा डिटेल इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य तथा मातृ मृत्यु दर। पर्यावरणीय उपेक्षा न करते हुए संधारणीय विकास द्वारा मानव की प्रगति को सुनिश्चित करने हेतु 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में 17 सतत विकास लक्ष्यों को 169 प्रयोजनों के साथ स्वीकार कर 2030 तक इन्हें वैश्विक स्तर पर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित हुआ था। ये कई बार पूछा जा चुका है। इन्हीं लक्ष्यों में 2030 तक मातृ मृत्यु दर को 70 अर्थात प्रति 1 लाख जीवित बच्चे, जो इसका डेटा था कि 70 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके साथ ही साथ इसमें यह भी देख लेते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति क्या थी तथा मातृ मृत्यु दर। 15 वर्षों के उपरांत देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी आयामों को बेहतर करने के उद्देश्य से 2017 में भारत सरकार द्वारा नई स्वास्थ्य नीति लाई गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में 2020 तक मातृ मृत्यु दर जो था 100 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के, यानी जितने भी 1 लाख जीवित बच्चे हैं उसके जो मातृ मृत्यु दर जो है वो 100 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो ये भी आपको डेटा आपको दे दिया गया है। इससे रिलेटेड जितने भी डेटा है आप लोगों को पूरा का पूरा डेटा आप लोग को दे दिया गया है, तो इसको आराम से आप लोग देख लीजिएगा। भारत में मातृ मृत्यु दर में कमी है, कौन कौन से मंत्री हैं, क्या है, पहले कितना रिपोर्ट था, वर्तमान में कितना रिपोर्ट है, सारा का सारा डेटा आपको करंट बेस के रिलेटेड दे दिया गया है आप लोग को। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन प्रक्रिया में नई बाधाएं देखते हैं। चुनाव आयोग से जुड़े एक पूर्व कानूनी सलाहकार ने पूर्वोत्तर के 4 राज्यों जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और नागालैंड के लिए परिसीमन आयोग गठित किए जाने की केंद्र सरकार के निर्णय को असंवैधानिक और अवैध बताया है। यहाँ नोट करके बताया कि देश में पिछले परिसीमन जो हुआ था 2002 से 2008 के दौरान पूर्वोत्तर के इन 4 राज्यों को परिसीमन की प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। मार्च 2020 में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर के 4 राज्यों और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, में लोकसभा और विधानसभा सीटों के निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग की स्थापना की गई थी। मार्च 2020 में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा सीटों के निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग की स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। चुनाव आयोग के पूर्व कानूनी सलाहकार के अनुसार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम एक्ट 1950 पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 की धारा 8A में स्पष्ट किया गया है कि पूर्वोत्तर के 4 राज्यों जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड में परिसीमन की प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा संचालित की जाएगी। अतः परिसीमन आयोग द्वारा इन 4 राज्यों में परिसीमन की प्रक्रिया न्यायालय में असामान्य घोषित कर दी जाएगी, जिससे भारी सार्वजनिक धन की बर्बादी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं परिसीमन प्रक्रिया से बाहर रखने के क्या कारण हैं। पिछली परिसीमन प्रक्रिया जो 2002 से 2008 के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड के कई संगठनों ने परिसीमन प्रक्रिया के दौरान वर्ष 2001 की जनगणना को आधार के रूप में प्रयोग किए जाने को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। असम से एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की, क्योंकि उस समय तक जो आजकल एनआरसी, जिसे हम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स कहते हैं, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर कहते हैं, कि आंकड़ों को अद्यतन या अपडेट नहीं किया गया था। तो इसीलिए उन्होंने जो प्रतिनिधि मंडल था उस समय के तत्कालीन जो केंद्रीय गृह मंत्री थे उनसे जाके मिले थे वो लोग, और उसको स्थगित करने की मांग की थी, क्योंकि उस समय तक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के आंकड़ों को अपडेट नहीं किया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि परिसीमन अधिनियम 2002 में संशोधन क्यों किया गया। 14 जनवरी 2008 को परिसीमन अधिनियम 2002 में संशोधन करते हुए राष्ट्रपति को इन राज्यों में परिसीमन विलंबित करने की शक्ति प्रदान की गई। यहाँ नोट करके भी बताया गया कि 8 फरवरी 2008 राष्ट्रपति द्वारा इन 4 राज्यों में परिसीमन स्थगित करने का आदेश जारी किया गया। इसके पश्चात संसद द्वारा इन 4 राज्यों में परिसीमन के लिए अलग आयोग की स्थापना करने के साथ
स्थान पर चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के माध्यम से परिसीमन प्रक्रिया को पूरा करने का निर्णय लिया गया। इस विचार को वैधानिक मान्यता देने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में धारा 8A को जोड़ दिया गया। संसद का यह फैसला इस तथ्य से प्रेरित था कि पूर्व में भी निर्वाचन आयोग को निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार दिया गया था। यह नोट करके बताया गया कि 1991 और 92 में दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों का परिसीमन और 2000 में उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों का परिसीमन किया गया था। अब हम बात करते हैं कि निर्वाचन सीटों की संख्या पर परिसीमन का क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्ष 2002 में संविधान के 84वें संशोधन के माध्यम से परिसीमन के तहत वर्ष 2026 तक किसी भी राज्य में लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन सीटों की संख्या में परिवर्तन किए जाने पर रोक लगा दी गई है। यह नोट करके भी दिया गया वस्तुतः परिसीमन के पश्चात भी पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में निर्वाचन सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया के तहत राज्यों में सिर्फ निर्वाचन सीटों की सीमाओं और संबंधित राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों को पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, कि जो भी प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया के तहत राज्यों में सिर्फ निर्वाचन सीटों की सीमाओं और संबंधित राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों को पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि परिसीमन आखिर है क्या। परिसीमन से तात्पर्य किसी राज्य में समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलाव के अनुरूप विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना है। इसका उद्देश्य भी देख लेते हैं। परिसीमन का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के समान खंडों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी परिसीमन की प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है। परिसीमन की प्रक्रिया में नवीनतम जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ परिसीमन आयोग भी देख लेते हैं। परिसीमन आयोग को सीमा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है और यह संस्था निकाय निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है। इसके साथ ही साथ परिसीमन आयोग की संरचना भी देखते हैं। सामान्यतः परिसीमन आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा जारी की जाती है। इसके साथ ही साथ इस आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त भी शामिल होते हैं। कार्य भी देख लीजिए। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों की संख्या के आधार पर आरक्षित सीटों का निर्धारण किया जाता है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार परिसीमन की प्रक्रिया 1950-51 में निर्वाचन आयोग के सहयोग से राष्ट्रपति द्वारा संपन्न कराई गई थी। वर्ष 1952 में परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2000 में परिसीमन आयोग के द्वारा देश में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की गई थी। वर्ष 1981 और 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण डीएनए। 4 टॉपिक थे, चारों के चारों अच्छे टॉपिक थे आज के। 4 धाम बारामासी सड़क परियोजना पूरा बताया मैंने आपको। 4 धाम बारामासी सड़क परियोजना का क्या पूरा डिटेल है, इसका क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है, 4 धाम सड़क परियोजना क्या है। इसके बाद मैंने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप बताया, कितना उसका लिमिट है, कैसे क्या करना है, कब स्टार्टिंग हुआ था, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है और कैसे कैसे उसका खास करके 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं, बताया गया आप लोग को। ये कब स्टार्ट हुआ था, ये सब पूरी चीज़ें देख लीजिए, कितने लोगों को फ़ायदा होगा इससे, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। भारत में मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, पूरा डेटा इंपॉर्टेंट है, सारा डेटा आप लोग देख लीजिएगा कितने की कमी आई है। एक अचीवमेंट है हम लोग के लिए। इस पूरा डिटेल देखिए, मातृ मृत्यु दर क्या होती है, सतत विकास लक्ष्य तथा मातृ मृत्यु दर क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का मातृ मृत्यु दर क्या है, पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन प्रक्रिया में नई बाधाएं क्या आ रही हैं, इसके पहले कब हुआ था, क्या नियम है, परिसीमन प्रक्रिया से बाहर रखने के क्या कारण है, परिसीमन अधिनियम 2002 में संशोधन क्या किया गया था, क्या इस पूरा डिटेल आप निर्वाचन सीटों की संख्या परिसीमन का क्या प्रभाव पड़ा था, परिसीमन क्या है, परिसीमन आयोग क्या है, परिसीमन आयोग की संरचना क्या है, किसके कार्य क्या है, ये पूरा का पूरा डिटेल आप लोग को दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग को आज का डीएनए समझ में आया होगा। इसको देखते रहिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।